बेटा ये है जी पेपर 1 मल्टीपल चॉइस फरवरी मार्च 2021 वेरिएंट है 1-2। बेटा अगर मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? या अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो मुझे मैसेज कर दें, सर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो पेपर स्टार्ट करते हैं जी हम। बेटा पहला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि द टेबल shows the number of proton, neutron and electron in 4 different particles W, X, Y and Z. Which pair represents the atom of 2 isotopes? याद रखिएगा बेटा, आइसोटोप की डेफिनेशन आती होगी, क्वेश्चन आप कर लेंगे। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है जी? सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, डिफरेंट न्यूट्रॉन होंगे। तो आप इसमें से कोई ऐसा पेयर ढूंढें जिसके पास प्रोटॉन सेम है। बेटा कोई ऐसा पेयर आपको ढूंढना होगा जिसके पास प्रोटॉन सेम है। अच्छा बेटा, तो इसके अंदर अगर हम प्रोटॉन्स देखें तो WX के अंदर प्रोटॉन सेम लग रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा डिफरेंट है और न्यूट्रॉन सेम है। तो आइसोटोप की जो डेफिनेशन होती है, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब आप देखें प्रोटॉन्स और कहाँ पर सेम है, W और अगर आप X और Y का पेयर देखें ना बेटा, X और Y का, तो यहाँ पर प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अभी तक तो आइसोटोप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है बेटा। इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, सेम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं इस पेयर को अपनी देखूंगा। अब मैं बेटा पेयर देखता हूं W और Y, सेम प्रोटॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन एंड सेम इलेक्ट्रॉन। तो बेटा W और Y आपका पेयर है जो आइसोटोप को बता रहा है, क्योंकि आइसोटोप की डेफिनेशन होती है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए बेटा। Where in the periodic table is the element that has an outer electron shell arrangement of 4s2 and 4p3? बेटा इसमें एक चीज़ आपने ये समझनी है, देखिए ये मसला होता है अगर आप टाइम पे नहीं आते बेटा। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 4p3, ये जो कॉफिशेंट होता है ना बेटा, ये और ये आउटर शेल की बता रहा है बेटा, आउटर शेल की। कॉफिशेंट आपको बताता है नंबर ऑफ शेल, कॉफिशेंट आपको नंबर ऑफ शेल बताएगा। और जो बेटा यहाँ पर वैलेंस शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4s2 एंड 4p3, मतलब है तो फोर्थ शेल ही ना, और टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें 2 + 3 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो आपके पास बेटा 5 आ रहे हैं। इट मीन्स इट बिलोंग्स टू 5th ग्रुप या 15th ग्रुप, ठीक है? 15 उस वक्त कहता है जब ट्रांजिशन मेटल को भी काउंट कर रहा होता है। और नंबर ऑफ शेल बेटा 4 हैं, तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड। ये बात आपको पता है ना कि पीरियड नंबर आपको शेल नंबर बता रहा होता है। अगर 4 शेल हैं तो वो चौथे पीरियड से बिलोंग कर रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो इट मीन्स, अच्छा सिर्फ गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि सिर्फ 4p3 इसके इस 3 इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। नहीं भाई, जो वैलेंस शेल है ना वो चौथा शेल है। आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, एस के भी पी के भी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 5 हैं, तो ये 5वें या 15 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और पीरियड नंबर आपके पास 4 है। कैसे पता चला कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पास आउटर मोस्ट शेल है, वो 4th शेल है। 4th शेल का मतलब है इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड। अब क्वेश्चन 3 पर आ जाए बेटा। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि सब्सटेंस Q इज अ हाइड्रोकार्बन, मतलब सिर्फ CH से मिलकर बना हुआ है, CHHY। When 1 gram of Q is completely burned, 3.22 gram of carbon dioxide is produced. What could be identity of Q? आपने ये बताना है। वो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है, मैंने देखें कितना मसला होता है आप लोग जब लेट आते हैं, सबका टाइम ज़ाया होता है। बेटा देखिए इसमें आपसे वो पूछ के रहा है कि जब 1 ग्राम Q, मतलब आप 1 ग्राम साइक्लोहेक्सीन को बर्न करें तो क्या 3.22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आप 1 ग्राम साइक्लोपेंटेन को बर्न करें तो क्या 3.22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आप 1 ग्राम ईथीन को बर्न करने से क्या 3.22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो आपने ये बताना है
किस चीज को बर्न करने से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो बेटा इसमें बाज़ दफा तो होता है आप डायरेक्ट ना आंसर तक पहुंच जाते हैं बेटा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। पहला काम बेटा पता क्या करें, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लें। मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, mass of CO2 is given 3.22, molecular mass of 1 mole of carbon dioxide is 44। तो बेटा आप इसको डिवाइड कर दें, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को निकालें, 3.22 डिवाइडेड बाय 44। आपके पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स आ रहे हैं 0.07318। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आप बेटा यहाँ पर ना इन चारों ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे कि कहाँ पर कार्बन के मोल 0.073 आ रहे हैं। जहाँ पर कार्बन के मोल 0.073 आएंगे वही आपका आंसर होगा, लेकिन उसके लिए लाजमी है आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए बेटा। साइक्लोहेक्सीन का क्या फार्मूला होता है देखें, साइक्लोहेक्सीन रिंग है, साइक्लो मीन रिंग बना हुआ है, हेक्स मीन देयर आर 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, इन मीन देयर इज अ वन डबल बॉन्ड, तो दिस इज साइक्लोहेक्सीन। तो बेटा फार्मूला क्या बनेगा इसका, C6, हर कार्बन के साथ ना बेटा 2-2 हाइड्रोजन है, सिर्फ इन कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आ रहा है बेटा, वरना तमाम कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन हैं। तो ये बेटा C6 और H कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C6H10। ये बेटा साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपने पहले इसी के लिए बेटा हम चले फाइंड आउट कर लेते हैं साइक्लोहेक्सीन के लिए, क्या यही तो आंसर नहीं है बेटा। साइक्लोहेक्सीन का पहला काम आपने फॉर्मूला मैथ निकालना है, MR। तो 6 × 12 + 10 82 आ गया बेटा, 82 ग्राम्स। ठीक है, अब बेटा आपने ये करना है कि जरा मोल्स निकालें, मोल्स आपने निकालने हैं कि अगर 1 ग्राम साइक्लोहेक्सीन होगा, 1 ग्राम साइक्लोहेक्सीन, तो उसमें आपके पास बेटा मोल्स कितने आ रहे हैं, जरा इसके मोल हम यहाँ से इस तरह निकालते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 82, तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 82, ये आ रहा है बेटा आंसर 0.012195 मोल्स ऑफ C6H10। बेटा ये कार्बन के मोल नहीं है, ये भी मैंने मोल निकाले हैं साइक्लोहेक्सीन के। इसमें आपने ना कार्बन एटम के मोल निकालने हैं कि जितने मोल कार्बन एटम के होंगे, जितने मोल कार्बन एटम के होंगे बेटा वही आपके पास आंसर हो, वो आपने आंसर बताना है। अब ये मुझे बताएं, अगर मैं 1 मोल लूँ ना बेटा, 1 मोल C6H10 का लूँ, तो इसमें कार्बन एटम के कितने मोल होंगे बेटा, 1 मोल C6H10 में क्या 6 मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे या नहीं होंगे, बताएं बेटा। 1 मोल C6H10 में क्या 6 मोल कार्बन एटम के हैं या नहीं है, तो आपने इतने मोल्स में बताना है भाई, इतने मोल्स में कितने कार्बन एटम होंगे जो आपने साइक्लोहेक्सीन के निकाले हैं 0.012195 x, मतलब बेसिकली आप जितना कार्बन का नंबर होगा ना उसको इस मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करें 0.0129195 टाइम्स 6, तो आपका आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 0.073। देखें बेटा मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये बात याद रखें कि आपके फॉर्मूला में जितने कार्बन एटम्स के मोल होंगे उतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ये बात आपने भूलनी नहीं है बेटा। एक मिनट मैं बच्चे को एंटर कर लूँ क्लास में। जी बेटा सर वैसे भी कर सकते थे कि लाइक हम मोल्स ऑफ कार्बन के पहले की क्वेश्चन बनाते, फिर उसके साथ मोल्स ऑफ C6H10 के जरिए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते और फिर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मास में कन्वर्ट करते और जो मास 3.22 ग्राम आता वो करेक्ट आंसर था। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उस तरह भी कर सकते हो भाई। बेटा और एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहे, आप भी पूछो बेटा जल्दी से, क्या पूछ रहे हो। एक और बच्चा भी बेटा पूछ रहा था क्वेश्चन। अच्छा आप लोग अगर कहते हैं ना सर कोई और भी तो चेक करके देखें, हम कोई और भी बेटा चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको श्योर हो जाए कि हाँ यार इसी तरीके से मैंने करना है। अब देखिए सपोज करते हैं जी आपने, या समझ आ गई बेटा, आगे चलो, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बाकी नहीं होंगे, इसका आंसर समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। हाँ ठीक है बेटा, आपने इन सब के ना मोलर मास निकाल कर पहले मोल निकालने हैं, वो मोल निकलेंगे पूरे कंपाउंड के, उसमें जितने कार्बन होंगे उन मोल्स को उससे मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास कार्बन एटम के मोल होंगे, और जहां पर वो मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैच कर रहे हैं वही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि आप मेरा नहीं ख्याल कि ये आपने पहले किया होगा। तो मैं वन नोट पर ले आता हूँ। सर आप पिछला क्वेश्चन दिखा सकते हैं, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूंगा। बेटा ये पेपर में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लो मैंने इसको रब कर दिया बेटा, कैलकुलेशन रब कर दी है। ठीक है सर, थैंक यू। बेटा आप लोग, एक तो ये बहुत मसला है, जो आप लोग लेट आते हैं ना, इसकी वजह से सारी मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। बेटा टाइम पर आया करें, जो बच्चे लेट आ रहे हैं। हमें बार बार जो है ना। अच्छा सर, सर अब एक क्या मिनट बेटा। आज से क्या रोज इस टाइम पे हुआ करेगी क्लास क्या? बेटा इस टाइम भी हुआ करेगी, वीकेंड में मैं थोड़ी लंबी क्लास लूंगा। हाँ, इस टाइम भी हुआ करेगी बेटा। अच्छा, लाइक हर रोज होगी इस टाइम पे? ठीक है जारी सर। बात है बेटा, क्लास तो आगे डेली। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको ये? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, यस बेटा, अब इसको देखते हैं। वो कह रहे हैं कि ओरिजिनली केमिस्ट थॉट इंडियम ऑक्साइड हैड द फॉर्मूला INO। बेटा एक मिनट, मैं स्टूडेंट को एंटर कर लूँ, या आप लोग मुझे इस लिहाज से बहुत तंग करते हैं बेटा। आप लोगों को एक टाइम मैंने दिया हुआ है, आप लोग फिर उस टाइम पर नहीं आ रहे। अब कौन कौन सा स्टूडेंट है भाई जिसने एंटर होना सर है? आप ऑटोमेटिक कर दीजिए ना। बेटा सर आप कहाँ से ऑप्शन ऑटोमेटिक आता कर है दिया वो? करें कहाँ ना से क्या? ऑप्शन आता है भाई? कहाँ से ऑप्शन आता है? मुझे नहीं पता उसका ऑप्शन। सर होगा कोई मोर ऑप्शंस में होगा ना चलो, वो वाला ऑप्शन, या फिर चलो अभी मैं उसको, बेटा यहाँ किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई हुई भाई, उनको कहीं दोबारा रिक्वेस्ट भेजें, फिर मैं उनको एंटर करूँगा। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास जो फॉर्मूला है ना, इंडियम ऑक्साइड, ठीक है, कह रहे केमिस्ट्री सोच रहे हैं कि इंडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है जी। बाय एक्सपेरिमेंट दे शोड दैट 4.8 ग्राम ऑफ इंडियम and 1 gram of oxygen to produce 5.8 ग्राम ऑफ इंडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इंडियम का बेटा मैस कितना है उसने आपको बताया हुआ है। इंडियम है 4.8, ऑक्सीजन है 1.0। दूसरा काम क्या करते हैं बेटा, आप मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? उसके एटॉमिक मैस से। मसला तो यहाँ पर यही बन रहा है, आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मैस तो है ही नहीं इंडियम का, तो किससे मल्टीप्लाई करें बेटा मोल निकालने के लिए? फिर इसको कुछ एज्यूम कर लें, जिस तरह मैथ्स वाले करते हैं जी। तो हम इस तरह कर लेते हैं, मोल निकालने के लिए हम कर लेते हैं 4.8 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मैस x। और ऑक्सीजन का बेटा मैस कितना होता है ऑक्सीजन एटम का? 16। अब जरा इस सर तरह आप करें। 1.6 लिख रहे हैं, 1 ग्राम है, 1.0 ग्राम है, 1.6 ग्राम सॉरी से बेटा, सॉरी, ऑक्सीजन का। सिर्फ तुम जाग रहे हो बेटा, ये सब बाकी सो रहे हैं। 1.0 ग्राम लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चलो जी, एक मिनट जरा बेटा। अच्छा बेटा, अब देखें, अब इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं जी। 1.0 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ रहा है 0.0625। बेटा इसको क्या करें भाई? 4.8 डिवाइडेड बाय x क्या करें हम? हाँ, कोई आइडिया है? एक्स पे 16। क्या होगा? अब एक्स बेटा प्लस देखें, 16 करेंगे। नहीं बेटा देखें, इंडियम ऑक्साइड में मोलर रेशियो क्या है बताएं जरा, इंडियम और ऑक्सीजन की? 1:1 है। जी सर। हाँ बेटा, 1:1 सर रेशियो एक है या मिनट नहीं है? है सर। तो इसका मतलब सर ये एक मिनट हुआ देखें। कि इंडियम के मोल भी इतने ही होंगे, 0.0625। आपने तो रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालना है ना, तो x की जगह मैं बेटा लिख देता हूँ AR। आपने बेसिकली सर इसमें AR बेटा क्योंकि निकालना है। फॉर्मूला, सर क्योंकि इंडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला INO है, तो इस वजह से इंडियम और ऑक्सीजन के दरमियान मोलर रेशियो 1:1 है, तो इस वजह ठीक से है बेटा, ये मीनिंग हम के अभी डिस्कस हो मोल गया, ये भी डिस्कस कर लिया 0.0625 हमने है ना। बेटा। अब देखिए यहाँ से आप यही बेटा मैं इसका पूछ रहा हूँ AR सर। निकालेंगे। कैसे कैसे AR निकालेंगे? देखिए, आपके पास फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय AR।
मोल्स आपके पास हैं 0.0625, टाइम इज 4.8, AR अननोन है, तो AR इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 0.0625, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 0.0625, आंसर इज 76.8, तो आपका आंसर 77 है। ठीक है बेटा। सर लेकिन ये जो 5.8 ग्राम वाली इंफॉर्मेशन ये किस लिए दी हुई है फिर? ऐसे दिया हुआ बेटा आपको तंग करने के लिए। क्या हर वैल्यू जो दी होती है वो यूज होनी चाहिए? हाँ, ठीक है सर, ठीक उसका कोई है। मकसद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो इसलिए दिया ना बेटा कि आप लोग उसके साथ खेलते रहें 5.8 के साथ, जिसका ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है सर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच सब्सटेंसेज आर द ओनली IMF टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन? सुने, ये नॉन पोलर में होती है जी। टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती है। वाटर इज पोलर, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। मेथनॉल इज पोलर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी लंदन फोर्स के अलावा। HCl इज पोलर, इसमें लंदन फोर्सेस के अलावा परमानेंट डायपोल फोर्स भी होगी। ऑक्टेन C8H18, आपको मैंने बताया ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। हालांकि बेटा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको नॉन पोलर ही कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये मे भी आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो, आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा। इसको भी हम, अच्छा ये नहीं, वो 7 है। चलें 7 पे 6 पे आ जाते हैं पहले। अब ये 7 को मैंने स्लिप कर लिया, फिर 6 भी बेटा कर लेते हैं। ठीक है, 6 आसान है, कोई इसमें इतना ही मसला नहीं होगा। 7 अलबत्ता थोड़ा सा बच्चों को तंग करेगा। ये देखिए बेटा, देखिए इसमें पता है फर्क है, सिर्फ आपसे वो पूछना यही चाह रहा है कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T जो है ना, उसमें आपने हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है वो बतानी है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखें, उसने जो वाटर लिया हुआ है, उसको स्पिरिट बर्नर एथेनॉल फ्यूल लिया हुआ है, उसको हीट कर रहा है वाटर को, टेम्परेचर राइज होगा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर वो रिकॉर्ड करेगा, मैस हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू यूज नहीं कर रहा। मैस ऑफ वाटर सर कितना है? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं शो हो रहा। वेट अ मिनट बेटा, किसी को भी नजर नहीं आ रहा क्वेश्चन? सर मुझे तो नहीं आ रहा। आ रहा है बेटा, नजर आ रहा है सुहेब? बिल्कुल भी नहीं सर, आपकी स्क्रीन पर स्टक हुई भी है। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ बेटा स्क्रीन। बेटा देखिए, देखिएगा, अब नजर आ रही है स्क्रीन? सर स्क्रीन बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बेटा थोड़ा सा ये अभी 1-2 सेकंड अब में आ आ रही है जाएगी थोड़ी, नजर। अब आ रही है। इस क्वेश्चन के अंदर वाटर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, सर उसमें थर्मोमीटर है जी बेटा। सर फिर स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। हाँ सर, स्टक हुई हुई है कि यू आर प्रेजेंटिंग योर सुहेब, स्क्रीन, आपको इस नजर आ चीज रही पे है स्टक स्क्रीन? हुई है। बिल्कुल भी नहीं। वेट अ मिनट बेटा। अब आई थी 1 मिनट के लिए, फिर खत्म। चले मैं दोबारा कर रहा हूँ बेटा। अब देखें बेटा, हाँ अब सही आ रही है सर। क्वेश्चन नजर आना शुरू हो गया या नहीं? नहीं सर, वो नहीं सर क्वेश्चन नहीं पे नहीं, नजर आ रहा। वो वहां पे आ रहा है कि यू आर, यानी वो पर सारे दिखा रहे हैं कि वो जिस तरह डिस्प्ले होता है ना वो गूगल क्लासरूम में। अब आ गया क्वेश्चन। चलो 1 मिनट बेटा, वेट कर लेते। क्वेश्चन नजर आ गया है? यस जी सर। सर अब आ गया। अच्छा बेटा देखें, इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम जरा गौर से देखें। डायग्राम बेटा गौर से देखें कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया
और नीचे स्पिरिट बर्नर में एथेनॉल है, और एथेनॉल को बेटा वो जब बर्न करता है फ्यूल को, तो जो हीट रिलीज हो रही है उससे वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और मैस ऑफ वाटर भी गिवन है, जितना एथेनॉल बर्न किया है वो भी गिवन है। अब डाटा देखें, मैस ऑफ वाटर इज W, मैस ऑफ एथेनॉल जितना बर्न हुआ है X, जो टेम्परेचर राइज हुआ है Y, मोलर मैस ऑफ एथेनॉल Z, specific heat capacity of water is this, which expression can be used to calculate the enthalpy change of combustion of ethanol? तो देखिएगा बेटा क्या करना है, Q is equal to mc delta T। Q is equal to M क्या है बेटा, mass of water, mass of water क्या होगा यहाँ पर W, ठीक है बेटा, mass of water W है। C बेटा कितना है, specific heat capacity 4.2 है बेटा। आगे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बेटा कितना आ रहा है, Y है। अच्छा बेटा, अब ये के पास जो आंसर आएगा ना वो जूल्स में आएगा। किलो जूल्स में कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, W इनटू 4.2 इनटू Y डिवाइडेड बाय 1000। तो अब आपका पास जो आंसर आएगा वो किलो जूल्स में आएगा बेटा। पर मोल के लिए कैसे निकालते हैं, एक मोल के लिए ऐसे निकालते हैं कि आप बताएंगे कि ये जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है ना बेटा, ये जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है ये कितने ग्राम एथेनॉल ने की है, मैस ऑफ एथेनॉल बर्न, कितने ग्राम एथेनॉल ने की है, तो वो कह रहा है x ग्राम ऑफ एथेनॉल, इसने जो हीट एनर्जी रिलीज की है दैट इज इक्वल टू W इंटू 4.2 इंटू Y डिवाइडेड बाय 1000, इतने ग्राम है बेटा। आपने एक मोल के लिए फाइंड आउट करना है ना, वो कह रहा है एक मोल के लिए बताएं। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि एक मोल का मैस कितना होता है, मोलर मैस के इक्वल नहीं होता क्या, एक मोल का मैस इज इक्वल टू मोलर मैस। तो बेटा मोलर मैस ऑफ Z एथेनॉल grams। कितना है, Z है। तो बेटा Z ग्राम्स के लिए Z ग्राम ऑफ एथेनॉल कितना प्रोड्यूस करेगा, मैं ये क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। अब आपने ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैं इसको इधर ले जाता हूं, x क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू Z, बेटा इधर आ जाएगा, Z W 2.4 Y डिवाइडेड बाय 1000। क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है ना, x नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बेटा। जब x इधर आ जाएगा तो क्या एक्सप्रेशन बन रहा है भाई आपका, और बेटा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, सारे माइनस में तो आएंगे ही आएंगे। 4.2 है बेटा, ये 2.4 नहीं 4.2 है, मैंने इसको उलट कर दिया है, दैट इज 4.2, ये 4.2 है बेटा, ये वाली वैल्यू। बेटा देखें Z, ये Z है, Y भी है, ये Y है बेटा, ये W भी है, ये W है, और ये 4.2 है बेटा, ये 4.2 है, और नीचे 1000 भी है, और ये x इधर आएगा ना क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ आया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। सर एक सेकंड, आपने जब इस तरह के ये जब टॉपिक हमें पढ़ाया था तो आपने एक और भी चीज भी सिखाई थी कि डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, तो वो वाले उस तरीके से हम कैसे करेंगे इस चीज को, वो क्या बेटा वो यहाँ पर बहुत लंबा होगा, ये मेरा ख्याल है ये मेथड ठीक है, आसान है, एन के लिए सर यहाँ पर मैस वैल्यूज नहीं है ना, यहाँ पर वैल्यूज नंबर नहीं दी ऑफ हुई मोल्स ना के लिए बेटा। मैस ओवर एमआर कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैस ओवर एमआर, मैस जो है हमारे पास x ग्राम है, एमआर हमारे पास z है, तो x नीचे आ जाएगा और z ऊपर चला जाएगा, इस तरह आ सकता है। बस आगे आपका तो ठीक है बेटा, अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो वेल एंड गुड, वरना ये मेरा ख्याल है ज्यादा सिंपल है, सर उससे भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उससे भी, लेकिन मेरा ख्याल है जब सर वैल्यूज ना इसका दी हो तो इस तरह कर लो डायरेक्ट मेथड से। ठीक है सर, क्योंकि मुझे सर इससे मसला होता है कि वो माइनस या प्लस का मसला की गलती ना हो नहीं जाए। माइनस तो मेरी बात सुनो, इसमें माइनस का प्लस का मसला इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि आप हीट दे रहे हैं और बेटा वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। कंबस्टन तो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। हाँ तो इसलिए इसमें आपको, इसलिए उसने देखो सारों के साथ माइनस लगाया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा बेटा इस सर क्वेश्चन 6 नहीं किया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 करना है अभी। 6 हम स्किप कर गए थे। यस बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि
मीन्स 0.25 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है जी, कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 0.25 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है. Which volume of sulfur dioxide measured at 50 degree and a pressure of this must be added to 1 cubic decimeter to produce this solution. अच्छा बेटा, अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें बेटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT. कर सकें या नहीं कर सकते बताएं, क्योंकि गैस की बात हो रही है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. इसमें देखें PV इज इक्वल टू NRT लगाएं. आपके पास जो मीटर क्यूब में आंसर आएगा ना, उसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर में ले जाइएगा. प्रेशर आपके पास बेटा आ रहा है 1 × 10⁵. वॉल्यूम कितना है किसका, वॉल्यूम बेटा आपने यहाँ पर विच वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मेजर्ड, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है. N इज द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बेटा कितने हैं, आप इसको मोल्स को कैलकुलेट कर लें. कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.25 का मोल, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 0.0039, आर है 8.31, टेम्परेचर इन केल्विन है बेटा 50 + 273, तो ये 323 आ रहा है बेटा. अब आपने वॉल्यूम निकालना है, तो V इज इक्वल टू 0.0039 इंटू 8.31 टाइम्स 323 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 10⁵. बेटा कैलकुलेट कर लेगा, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है. आपका आंसर याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर बेटा आएगा क्यूबिक मीटर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी. लेकिन मुझे कोई बच्चा ये कैलकुलेट कर दे, 0.0039 टाइम्स 8.31 टाइम्स 323 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5. ये बेटा आंसर आ रहा है मेरे पास आंसर आ रहा है V इज इक्वल टू 0.00010468 क्यूबिक मीटर. बेटा आपने क्यूबिक सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है. आपको पता है क्यूबिक सेंटीमीटर में जाने के लिए मैंने बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पर जाना है, मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई से होगा, 10⁻6 से होगा. जब मैं इसको 10⁻6 से करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 104.6 इज द आंसर, 104.6. तो आंसर डी आएगा बेटा. क्लियर है बेटा. अच्छा, इसमें बाज बच्चे ना ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, बराए मेहरबानी बेटा PV इज इक्वल टू NRT में लिक्विड का कोई वॉल्यूम नहीं डालना आपने, ठीक है. ये ना हो कि V भी आपने 1 डाला हो, ये गैसेस के लिए इक्वेशन है और आपने वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना था कि आपको कितना वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का डालना होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 8. ये बड़ा सिंपल है बेटा. VO2Cl रिएक्ट विद NaI अंडर द एसिड NaVOCl NaCl2. व्हिच रो अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट. वेनेडियम बेटा इसको जरा बाहर निकाल लेते हैं कि VO2Cl के अंदर क्लोरीन इज 1 माइनस, ऑक्सीजन इज 2 माइनस, देयर आर 2 ऑक्सीजन 4 माइनस, -4 और -1 -5 हो गया, तो वेनेडियम +5 होगा. इधर यहां पर आ जाए बेटा VOCl2 के अंदर क्लोरीन -1, 2 क्लोरीन है -2 और +2, सॉरी +2 नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर भी -2. बेटा 2 क्लोरीन है -2 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन है -2 हो जाएगा, तो ओवरऑल -4 हो गया, तो वेनेडियम वुड बी +4. बेटा सल्फेट 2 माइनस होता है राइट, पूरे सल्फेट पर 2 माइनस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो ये ओवरऑल -4 हो रहा है, तो वेनेडियम वुड बी 4+. तो बेटा देखिए वेनेडियम किस में जा रहा है, +5 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, COD में से कोई होगा. आयोडीन बेटा देखें, आयोडीन के साथ क्या हो रहा है, NaI के अंदर आयोडाइड इज -1 और I2 0 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ रहा है -1 से 0, ठीक है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर. क्लियर है बेटा ये. Yes, sir. हेलो बेटा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए.
In which reaction is water as behaving Bronsted Lowry base which accept the proton, जो accept करता है प्रोटॉन को वो आपका बेस होता है। देखें यहाँ पर H2O, NaOH, हम देखते हैं कि जो बड़ा क्लियर हमें मिल जाए, इसमें वर्किंग करने की मैं आपको लेकिन प्रूफ करके दिखा दूंगा कि क्यों नहीं है बेटा। बी को अगर आप देखें ना बेटा तो बी बड़ा क्लियर आपको एक हिंट दे रहा है। देखिए H2PO4 में क्या इसने अपना एक प्रोटॉन रिलीज किया है? बिल्कुल किया है, ये एसिड है। और वाटर को देखें, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, पॉजिटिव साइड, यहां पर बेटा क्या किया है? गेन किया है। वाटर बेसिकली यहां पर प्रोटॉन को गेन कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी ही आंसर होगा। देखें H2O और H3O पॉजिटिव, बेसिकली वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। अच्छा, अब ऑप्शन सी डी को देखें ये क्यों नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड तो बेटा मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये तो बेस होगा, तो वाटर यहाँ पर एज एन एसिड काम करेगा, नॉट एज अ बेस। अच्छा, अमोनिया देखें बेटा, अमोनिया यहाँ पर एज एन एसिड काम कर रहा है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना बेटा, इसमें सिर्फ वाटर को आप नहीं कहेंगे कि वाटर एज एन एसिड। अच्छा, वो दूसरा यहाँ पर बेस की बात कर रहा है, बेस की, तो यहाँ पर अमोनिया बेस है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एज एन एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है क्योंकि इसने HN रिलीज किया है। ऊपर वाले बेटा केस में आए H2O और Na। सर जी बेटा, सर वैसे जनरली अमोनिया एक बेस है ना? क्या बेटा कह रहे हैं आप? सर ज्यादा बंद कीजिए। सर वैसे जनरली अमोनिया एक बेस है ना? अमोनिया बेस है बेटा, ठीक है सर। अमोनिया इज अ बेस। देखिए बेटा, पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सोडियम जो है ना वाटर के H को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की तो बात ही नहीं है, बल्कि वाटर का हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, राइट। इसलिए आप पहले को भी नहीं देखेंगे, ओनली ऑप्शन बी इज द आंसर। बाकी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बेटा, इसमें कोई मसला है या हल हो गया मसला? सर सी वाला ऑप्शन फिर एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला सी बेटा, कौन सा ऑप्शन? सर सी क्यों ठीक नहीं है यस सर। बेटा? इसलिए ठीक नहीं है कि वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बेस नहीं है, यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो वाटर फिर एज अ बेस काम करेगा या एज एन एसिड काम करेगा उसके सामने? दो बेसिस का रिएक्शन हो सकता है क्या? दो बेसिस का आपस में रिएक्शन नहीं हो सकता, इसलिए बेटा वाटर यहाँ पर एज अ बेस काम नहीं कर रहा ऑप्शन सी में। ठीक है या नहीं? थैंक यू। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये जरा आप लोग पढ़ें, ये ओ लेवल्स का क्वेश्चन है जो इन्होंने ए लेवल्स में दिया हुआ है कि a large excess of marble chips is reacted with 20 cubic centimeter 1 mole HCl। पहला काम पता है क्या करें? वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके ना HCl के मोल निकाल लें। ठीक है, तो आप इसके मोल कैसे निकालेंगे? 25 into 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास HCl के मोल आ जाएंगे 0.025। How the result different when the reaction is repeated with 60 cubic centimeter of 0.5 mole of HCl। अब बेटा देखिएगा, 60 into 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, मैं यहाँ पर ही मोल निकालता हूँ। यहाँ मोल आ रहे हैं बेटा 0.03। पहले तो ये बताएं HCl के मोल कहाँ ज्यादा यूज हो रहे हैं, कहाँ कम? टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पर सर कम सेकंड यूज हो रहे हैं रिएक्शन ना? में ज्यादा यूज हो रहे हैं, सेकंड रिएक्शन में ज्यादा यूज हो फर्स्ट रहे हैं। रिएक्शन में बेटा HCl के मोल कम है, तो आपका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? कम बनेगा, ज्यादा बनेगा? हाँ बेटा, प्रोडक्ट कम प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि कम मोल्स हैं। इसका मतलब ये कम हुआ, प्रोडक्ट बनेगा इसका क्योंकि कम मतलब मोल्स ठीक है हैं। बेटा, ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि लेस प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में से हमारे पास कोई होगा। अब आप आ जाए बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन पर। स्पीड ऑफ रिएक्शन बेटा आप कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि आप उसकी, अच्छा वो किसका पूछ रहा है बेटा? एक मिनट, सॉरी, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बेटा कि हाउ इज द रिजल्ट डिफरेंट, ओ सॉरी, वो ये पूछ रहा है कि रिजल्ट कैसे रिएक्शन इज रिपीटेड विद दिस। ठीक है, वो आपसे
ज्यादा वाले मोल का पूछ रहा है बेटा, वो सेकंड रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है कि सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कम बनेगा। सेकंड रिएक्शन में मोल ज्यादा यूज कर रहे हैं आप, जितने ज्यादा मोल यूज करते हैं उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। ज्यादा तो रिएक्शन फास्टर भी होगा सर। ये फास्टर को अभी छोड़ो, मैं सिर्फ पहले आपसे प्रोडक्ट का पूछ रिएक्शन रहा हूँ स्लोअर कि होगा, एक रिएक्शन में आपने कम मोल product. डाले हैं, प्रोडक्ट एक ज्यादा रिएक्शन में बनेगा। आपने रिएक्टेंट के ज्यादा मोल डाले हैं, तो जहां पर ज्यादा मोल यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट के, वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कम बनेगा? ज्यादा बनेगा product. इसका मतलब ये होगा कि ए और सी में से कोई होगा, बीओडी को डाल देंगे क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट, वो रिएक्शन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड रिएक्शन। अब आते हैं बेटा कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक होता है कंसंट्रेशन पर। अब आप बेटा देखें कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अब कंसंट्रेशन को देखें, इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी कितनी है सेकंड रिएक्शन में? 0.5 मोल। तो किसकी कंसंट्रेशन reaction कम है slower सेकंड होगा। रिएक्शन में? हाँ, तो बेटा ये दो चीजें हैं, रिएक्शन इज स्लोअर एंड मोर प्रोडक्ट्स आर मेड। देखें, प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट के ज्यादा मोल्स लेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन मोल पे डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, कि जितने रिएक्टेंट के ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। क्लियर है ये? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा कोई? नहीं सर। नो सर। अच्छा, आगे आ जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपको ये कह रहा है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है गैसियस मिक्सचर। आपको पता नहीं कि जो बोल्ट्जमैन कर्व है ये सिर्फ गैसेस के लिए बेटा अप्लाई होती है, लेकिन इसको हम समहाउ लिक्विड्स के ऊपर भी यूज कर लेते हैं। सॉलिड्स वाले रिएक्शन पर बोल्ट्जमैन कर्व अप्लाई नहीं होती, ठीक है, गैसेस के लिए बेसिकली इसको हम यूज करते हैं। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है गैसियस मिक्सचर इथीन और हाइड्रोजन का बेटा उसने दिखाया है। निकल इस पे कह रहा है इफेक्टिव कैटलिस्ट है, ये ई जो है ना ये विदाउट कैटलिस्ट है, राइट। और ये दूसरा वाला कैटलाइज, जिसमें कैटलिस्ट डाला है तो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। हाउ डज द डायग्राम अपीयर इफ द सेम रिएक्शन मिक्सचर इज अकर एट हायर टेम्परेचर? आप बेटा डायग्राम पहले बना लें, फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना आसान होगा। बेटा जो हाइट है ना, मैक्सिमम जो मैक्सिमम ऑफ हाइट इसकी कर्व है, मैक्सिमम ऑफ कर्व वो थोड़ी सी नीचे आएगी और मॉलिक्यूल शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम बेटा जरा ऑप्शन पर आ जाते हैं कि द कर्व इज अनचेंज। नहीं भाई, कर्व चेंज होती है। द वैल्यू ऑफ बोथ EA एंड कैटलाइज एंड EA डिक्रीजेस। बेटा ये नो सर। बताएं कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम या ज्यादा होगी? नो सर। आगे पीछे No, मतलब कम होने का मतलब है कि आगे पीछे जाएगी या यहीं पर रहेगी? यहीं पर हाँ? रहेगी। सर सेम होगी। यहीं पर रहेगी। यहीं पर रहेगी। द वैल्यू ऑफ बोथ EA ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी बेटा, देखिए ये इधर ही रहेगी। द वैल्यू ऑफ बोथ EA कैटलाइज एंड EA रिमेन्स द सेम। कैटलिस्ट, ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कौन चेंज करता है? सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 बड़ा ही आसान है कि which observation are made when a sample of silicon chloride SiCl4, इसका बेटा वाटर से रिएक्शन हो रहा है, HCl बनेगा 4HCl और साथ में SiO2 बनेगा बेटा सैंड, राइट। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सर वो रूम फ्री हो गए, अब वाला रूम। अच्छा तो इसमें क्या होगा भाई? प्रेसिपिटेट बन रहे सर हैं, बी आंसर है। स्टीमी फ्यूम्स आपको नजर आएंगे। क्या आंसर होगा बेटा? स्टीमी फ्यूम्स एंड प्रेसिपिटेट आर बोथ आर ऑब्जर्व। ठीक है बेटा, बी इज द आंसर। ये देखें बेटा, विच रो इज करेक्ट? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। देखें, आपको ना अगर कर्व की शेप याद होगी तो मसला नहीं होना चाहिए। इस तरह होता है, सोडियम मैग्नीशियम, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है ये, देन बेटा सिलिकॉन,
देन फास्फोरस। बेटा ये कर्व आपने याद की हुई है, ये जो ग्राफ है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, यस ये बात ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम 3p ऑर्बिटल इन बोथ केसेस, नो। मैग्नीशियम में तो बेटा नो 2s से इलेक्ट्रॉन जाता है ना, 3s से, सॉरी 3s से, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये बात गलत है, ठीक है। अब बेटा आ जाए बी पर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, नहीं भाई, फास्फोरस एक नॉन Wrong. मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, और इसमें मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। सी द एटॉमिक रेडियस ऑफ फास्फोरस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, जी बेटा उसकी रीजन Yes. ये है कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं ना, शेल्स सेम रहते हैं, शेल्स सेम है, शील्डिंग इफेक्ट भी मतलब सेम है, शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट सेम है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटम का साइज थोड़ा सा श्रिंक होगा, तो ये बात ठीक है। फास्फोरस हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज देन मैग्नीशियम, ये भी बात ठीक है। तो आप क्या आंसर? सर ये आपने जो 14 पे बेटा आ आयोनाइजेशन जाइए। एनर्जी का ग्राफ बनाया है, क्या आप ये बना सकते हैं पूरे पीरियड के लिए? किसके लिए बेटा? पूरे पीरियड के लिए? यस बेटा, क्यों नहीं बनाइए, आपको आना चाहिए, आप तो दे चुके हो P2। सर एक अब मिनट, फास्फोरस के नीचे Question, सल्फर आ जाएगा, जे- सल्फर नीचे आएगा, क्लोरीन ऊपर आएगा, आर्गोन इससे भी ऊपर आएगा बेटा। ये दो डिप्स आपको मिलते हैं बस, एक फास्फोरस सल्फर में डिप मिल रहा है, एक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मिल रहा है। बाकी ओवरऑल सर आयनाइजेशन ये एनर्जी बढ़ इसका रही जो पार्ट डी है सर, इस क्वेश्चन का जो डी हाँ। ऑप्शन है वो क्या इसलिए गलत है हाँ। कि बॉन्डिंग उसने लिखा हुआ है चेंजेस फ्रॉम आयोनिक टू कोवलेंट। मैग्नीशियम में तो आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इस वजह से क्या ऑप्शन डी गलत है। बॉन्ड चेंजेस फ्रॉम आयोनिक इन मैग्नीशियम टू कोवलेंट इन फास्फोरस, और दूसरा बता मैग्नीशियम रहा में तो है सर वो इलेक्ट्रिकल। होती है। मैं यहाँ पर क्यों, आपने जाने कि मैं आधा घंटा हूँ, आधा घंटा। बेटा देखिए ऑप्शन डी कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फास्फोरस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, ये बात तो ठीक है। और बॉन्डिंग चेंजेस फ्रॉम आयोनिक इन मैग्नीशियम टू कोवलेंट, अच्छा ये इसकी रीजन बता रहा है बेटा। देखिए स्टेटमेंट की रीजन तो ये नहीं बन रही ना भाई, या बन रही है? नहीं सर, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मैग्नीशियम में, वो कोवलेंट या आयोनिक की वजह से नहीं है। मैग्नीशियम इसलिए अच्छा मेटल है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये रीजन आगे बताता कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट तो बात ठीक थी। और तो सर डी मैग्नीशियम में गलत तो होगा या नहीं आयोनिक होगा बॉन्डिंग भी नहीं होती, वो तो यस, लेकिन सर साथ में मैग्नीशियम में तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती नहीं है। मैग्नीशियम में तो बेटा कंपाउंड्स में होती है नहीं आयोनिक बॉन्डिंग। नहीं, तो मैग्नीशियम में तो आयोनिक ही कह रहा है ना, वो उसने कब कहा कि मैग्नीशियम में कोवलेंट हो रही है, आयोनिक बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम। लेकिन वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो कह रहा है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या उस ताल्लुक बॉन्डिंग से है? क्या मैग्नीशियम में करंट इसलिए पास हो रहा है कि उसमें आयोनिक बॉन्ड है? नहीं भाई, मैग्नीशियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटालिक बॉन्ड है, इसलिए करंट पास हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। What could be correctly describe one probability of barium? याद रखिएगा बेटा, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बहुत बढ़ती है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन व्हेन बेरियम मेटल इज एडेड टू वाटर, तो आप बताएंगे बहुत ही रैपिड रिएक्शन होगा, एफर्विसेंस इज सीन, ठीक है। एफर्विसेंस क्यों होती है बेटा? यहाँ पर देखें, बेरियम प्लस वाटर ना, तो आपके पास क्या बनेगा? बेरियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में H2 बनेगा। तो एफर्विसेंस इसलिए आ रही है कि बन रही है, राइट। तो अब pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन स्पैचुला मेजर्स ऑफ बेरियम ऑक्साइड इज एडेड टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। बेटा डाउन द ग्रुप याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की और ऑक्साइड सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आप जब बेरियम ऑक्साइड को, बेटा बेरियम ऑक्साइड को आप जब वाटर में डालेंगे ना, तो पता है क्या बनेगा? बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। और बताएं बेरियम हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जब हाइड्रोक्साइड वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, मोर नंबर ऑफ OH आयन, तो पीएच भी बेटा आपकी ज्यादा होगी। 8 pH नहीं होगी, 13 होगी, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। जी बेटा
सर जैसे ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है जिसमें ये तो एक बेस है ना, अब जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो तो एल्कलाइज होते हैं, तो क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा मतलब बेसिक होगा? बेटा एक तो आपकी आवाज कट रही है, मुझे ये समझ आई है कि ग्रुप 1 के मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम ग्रुप 2 तो के सर ये भी जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स को अल्कली ही बोलते हैं। जो ग्रुप 2 वालों को भी मैंने के लिए बोलते हैं सर। जी बोलते हैं, उसकी रीजन ये है कि वो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। बेटा डाउन द ग्रुप आओगे तो देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना। अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड इतना ज्यादा सॉल्युबल है कि pH 13 होगी है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो तकरीबन कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। OH आयन इतने ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं कि pH 13 है। तो सर जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेरियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा सॉल्युबल होंगे? बेटा आप बिटवीन द टू ग्रुप्स, मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप 1 के मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो ज्यादा सॉल्युबल हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2। अगर आप ग्रुप 1 का टॉप वाला उठा रहे हो, ग्रुप 2 का बॉटम वाला उठा रहे हो, तो उसको चेक करना पड़ेगा बेटा। इस तरह वो आपसे कभी पूछेगा नहीं कंपैरिजन। वो आपसे पूछता है बेटा सक्सेसिव, वो एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, ये पूछेगा कि लिथियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है या पोटेशियम, या एक ग्रुप के अंदर ही एक टॉप और बॉटम वाले को पूछ लेगा। दो डिफरेंट ग्रुप्स के एक्सट्रीम्स का नहीं पूछेगा। ठीक है सर। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आए। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि आपके पास एक एनहाइड्रस सॉल्ट है जी, जिसको आपने हीट किया और मिक्सचर ऑफ गैसेस निकली है। बेटा ये मिक्सचर ऑफ गैसेस का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे फौरन कार्बोनेट निकाल दूंगा, क्योंकि कार्बोनेट्स को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब मैं डिकम्पोज करूंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा क्या यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज हो रही है या एक गैस रिलीज हो रही है? हाँ बेटा सर एक गैस रिलीज हो रही है। कार्बोनेट्स को जब मैं डिकम्पोज करूंगा तो क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाँ इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को निकाल दिया। नाइट्रेट्स में ये होता है कि आप जब इनको हीट करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2, ये मिक्सचर ऑफ गैस बना है, दो गैसेस बन रही हैं। और यहाँ पर भी बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। आपको मैंने बताया है जो ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी है वो भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। अब बेटा देखिए कह रहा है कि जो सॉलिड रिमेनिंग हुआ है ना, मतलब इस सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि बेरियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन कह रहा है कि जो सॉलिड बना है इसको आपने डिसॉल्व किया HCl के अंदर और फिर आपने उसमें ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा आप जब इसको बेटा HCl में डिसॉल्व करेंगे ना तो ये बना देगा बेरियम क्लोराइड और ये बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, राइट। जब आपने इसको एसिड में डिसॉल्व किया, फिर वो ये कहता है कि आप इस तरह करें कि इसके अंदर H2SO4 डालें। बेटा H2SO4 डालेंगे तो ये बेरियम सल्फेट बनेगा, वाइट PPT। और यहाँ पर डालेंगे तो ये बेटा इसमें जब आप H2SO4 डालेंगे ना मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर तो ये MgSO4 बनेगा। तो बताएं सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है भाई, डिक्रीज या इंक्रीज? decreases down the group, तो बेरियम, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब जब उसने बेटा आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो इसका क्या मतलब है, बेरियम सल्फेट बना होगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना होगा? बेरियम सल्फेट बना होगा। बेरियम सल्फेट बना होगा, क्योंकि सल्फेट्स जो ऊपर आ रहे होते हैं, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल, बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। इसलिए जो आपका आंसर होगा दैट इज द बेरियम नाइट्रेट, नॉट मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है सर। यस सर। सर अभी अब हमें आगे आ जाए कितने बेटा। क्वेश्चंस करने हैं सर? अभी हम जी बेटा। क्वेश्चंस हैं करने, बेटा कितने क्वेश्चंस हैं अभी? बेटा थोड़े से तो और करते हैं ना, अभी तो सिर्फ 15 हुए, कुछ तो करो ना थोड़े से भी। अच्छा बेटा आगे चलते हैं कि क्लोरीन गैस का रिएक्शन कर रहा है। ये रिएक्शन भी आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन गैस का रिएक्शन हो रहा है विद एक्वस NaOH के साथ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम 0 to -1 एंड इज आल्सो फ्रॉम 0 to +1। मतलब वो कोल्ड डाइल्यूट के साथ बेटा कर रहा है। ये वाला रिएक्शन याद करें जो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। Cl2 + 2NaOH और इट गिव्स NaCl, NaClO और वाटर। मुझे कैसे याद आया, इस तरह याद आया कि Cl-1 है, यहाँ Cl+1 है, ठीक है। और ये 0 से -1 भी जा रहा है, 0 से +1 भी जा रहा है।
अंडर विच कंडीशन डज दिस रिएक्शन अकर एंड व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर? हाँ बेटा ये कोल्ड डाइल्यूट के साथ होगा, कोल्ड डाइल्यूट अल्कली, तो ऑप्शन ए और बी में से होगा। कलर ऑफ सिल्वर सॉल्ट, आगे क्या कह रहे हैं जी, अंडर विच कंडीशन डज दिस रिएक्शन occur and what is the color of solid silver salt with chlorine in oxidation state -1? हाँ जी बेटा, इसका अब क्या होगा कि कलर ऑफ सिल्वर सॉल्ट वाइट। कैसे पता है भाई आपको ये? सर वो जो है ग्रुप 17 का वो था चैप्टर, उसमें टेबल दिया हुआ था ना कि जो Good होता है बेटा, वाइट पीपीटी good. बनाता है सिल्वर Good क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, क्रीम पीपीटी। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। AgCl वाइट बनाएगा, AgBr येलो। और यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट को फिर जरा देखते हैं, अंडर विच कंडीशन डज दिस रिएक्शन अकर, वो तो हमने बता दिया। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ सॉलिड सिल्वर सॉल्ट, तो AgCl मतलब क्लोराइड है, आप इसमें जब AgNO3 बेटा डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर और Cl आप इसे मिलकर AgCl वाइट पीपीटी बना देंगे, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे बेटा आ जाए। When concentrated sulfuric acid react with sodium iodide, हाँ ये भी बेटा इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, हमने काफी दफा किया है रिवीजन में, फिर कर लेते हैं। H2SO4 और सोडियम आयोडाइड, बेटा NaHSO4 बनता है, HI बनता है, HI, तो ये HI बेटा H2SO4 से फर्दर रिएक्शन करेगा, राइट। HI प्लस H2SO4, आपको मैंने बताया था कि HI के अंदर जो आयोडाइड है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सल्फर को ना 3 तरह के प्रोडक्ट में भेजेगा, सल्फर 0 में भी भेजेगा, SO2 4+ में भी भेजेगा और H2S में भी भेजेगा। शॉर्टकट बेटा भी बता रहा हूँ बस। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइड्रोजन सल्फाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन, क्या इसकी रिडक्शन हो रही है बेटा? अब ये चेक करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर 6+ है, राइट, सल्फर 6+ है सल्फ्यूरिक एसिड में, और H2S में सल्फर क्या है जी 2- है। बेटा क्या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या नहीं हुआ? +6 से -2 रिडक्शन हुई है सर। रिडक्शन हुई है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये ठीक लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। आयोडाइड है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं भाई, आयोडाइड तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वीकर, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर एटम फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड आर बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, चेक कर लेते हैं बेटा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर है ना 6+ वाला, वो 0 में भी जा रहा है, 4+ में जा रहा है SO2 के अंदर, और 2- में जा रहा है, तो ये सिर्फ बेटा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। सल्फर एटम फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑक्सीडाइज टू मेक सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं बेटा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। अब अक्सर बच्चे इसको क्लिक करेंगे बेटा, इसको टिक कर देंगे, क्यों? वो कहेंगे देखा ना जी सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो बेटा हमेशा आपने ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर आपने डिसाइड करना है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, अदरवाइज गलती कर बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, NO, NO2 and CO are unburned hydrocarbon present in the exhaust gases of internal combustion engine. When catalytic converter are used to remove this compound from the exhaust gases, redox reaction occur. What happened to each compound in the catalytic converter? सर NO और NO2 तो रिड्यूस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और मैं आपको अनबर्न्ड बताता हाइड्रोकार्बन्स हूँ, ऑक्सीडाइज। मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। CO बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर CO को CO2 में भेजता है, ठीक है। अच्छा आपके पास जो NO है ना, इसको वो N2 और O2 में भेजता है, और जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, मतलब मैं कह देता हूँ C8H18, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भेजता है। बेटा ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट, पहले 3 में से कोई होगा। नाइट्रोजन में क्या हो रही है बेटा, देखें 2- और ये 2+, 0, 2+ से 0 में कम हो रहा है बेटा, तो रिडक्शन होगी, रिडक्शन NO में रिडक्शन होगी भाई। तो C पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया बेटा? 18 का C होगा ना बेटा, देखें NO 2+ से 0 में जा रहा है, ठीक है। और CO में बेटा देख लें, CO CO2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आगे आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिथाइलमाइन हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज टू अमोनिया, क्यों बेटा? अमोनिया के पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मिथाइल अमाइन के अंदर भी NH2 के पास लोन पेयर है, दोनों प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिथाइलमाइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म, अब्दुल्ला यासीन मिथाइलमाइन का नाम सुना है ना तुमने? मिथाइलमाइन नहीं सर, नहीं सुना हुआ, ठीक है।
methylamine reacts with hydrogen chloride to form white crystalline solid with methyl ammonium chloride. A sample of methyl ammonium chloride is heated with aqueous NaOH. देखें बेटा, ये जो मिथाइल अमोनियम क्लोराइड है ना, इसके पास अब ये एबिलिटी है कि इट कैन डोनेट 1H+. ये एक H+ डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये एज एन एसिड काम करेगा, इसीलिए इसका रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है. तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? तो ये CH3 H3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaOH. बेटा यहाँ से जो H निकलेगा और यहाँ से जो OH है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे. तो H2O वाटर बनेगा बेटा आपके पास. और बेटा जब यहाँ से देखें H निकल गया आपका, NH3 से एक H निकल गया, तो ये मिथाइल अमाइन दोबारा बन गया NH2. और बेटा ये Na और ये Cl आपस में बॉन्ड बनाएंगे NaCl. देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, वाटर मिथाइल अमाइन और सोडियम क्लोराइड. वाटर मिथाइल अमाइन सोडियम क्लोराइड. डी इज द आंसर. आपके पास और कोई ऑप्शन है इसके अलावा बेटा? और कोई ऑप्शन नहीं है. सॉल्ट बनेगा और वाटर प्लीज बनेगा. आप दोबारा बता सकते हैं कैसे बना है? बेटा ये इस तरीके से बना, देखो आप ये समझो कि नाइट्रोजन के ऊपर बेटा जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो एसिडिक हो जाता है, जिस तरह के NH4+. अमोनियम आयन की नेचर क्या है बेटा? एसिड. इसी तरह यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये भी एज एन एसिड काम करेगा. कैसे करेगा? CH3 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. इसका जो बेटा एक H+ है ना, ये अपना H+ डोनेट करेगा इस OH को, और ये OH और H मिलकर वाटर बना देंगे. राइट, ये वाला Na और Cl बेटा आपस में मिल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, और पीछे आपका CH3 NH2 बच गया. ओके सर, ठीक है. अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं आप कि द स्ट्रक्चर ऑफ द सिट्रिक एसिड एंड आइसोसिट्रिक एसिड आर शोन. हाउ मेनी कायरल सेंटर डज ईच एसिड पोजेसेस? बेटा सिट्रिक एसिड के पास अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसके पास कोई कायरल है तो नहीं है बेटा. देखें इधर ये OH है, इधर CO2H है, और ऊपर एक जैसे ग्रुप लगे हैं बेटा. देखें एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं या नहीं, यस ऊपर लगे और हैं नीचे. सर. तो इसलिए कायरल कार्बन यहाँ नहीं है, इसमें 0 है जी. COD में से कोई होगा. आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर बेटा अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने हैं. इसको मैं इस तरह ओपन करके बनाता हूँ ऐसे. यहाँ H आ गया, यहाँ बेटा C डबल बॉन्ड O, OH आ गया. आपको पता है ना डबल बॉन्डेड कार्बन को तो देखने की जरूरत ही नहीं है. ये आ गया इधर, CH आ गया इधर, OH आ गया इधर. बेटा इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? इसको मैंने मार्क किया है, स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर. सर ये कायरल है. 1 2 3 और ऊपर कायरल है. अब बेटा इसको भूल ऊपर वाला जाएंगे, भी एक है. कायरल है. अब अगर इस कार्बन को देखें, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी कायरल है. कायरल है. बेटा यस, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. ठीक है. हाउ मेनी टर्शियरी अल्कोहल हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14O? ये बेटा क्वेश्चन बड़े आपको तंग करेंगे, टाइम भी लेंगे और बड़ा इसमें आपको. चले हम ड्रॉ करते हैं. कितने टर्शियरी अल्कोहल बेटा आप बना सकते हैं इस फार्मूले से? ठीक है. टर्शियरी अल्कोहल वो होता है बेटा जिसमें अल्फा कार्बन के साथ ना डायरेक्टली 3 कार्बन लगे हों. ठीक है, ये एक अल्फा कार्बन है. राइट, अल्कोहल है ना, इसलिए मैंने OH पहले ही डाल दिया. बेटा बनाने का तरीका यही रखना है जिस तरीके से मैं भी बना रहा हूं. OH उसके साथ वाला कार्बन अल्फा. अब 6 कार्बन पूरे करने, एक ड्रॉ कर दिया, 5 रह गए. 1 2 3 टर्शियरी बन गया ना. अब बेटा इसमें थोड़ी सी चेन बढ़ा दें. 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, एक बन गया बेटा. ये दूसरा ऑप्शन चेक करें. अगर मैं इस तरह करूं, 1 पहले तो टर्शियरी बनाना है ना आपने, ये बेटा. अब इस तरह करते हैं कि हम बल्कि OH की पोजीशन को बेटा वो करते हैं ना, OH की पोजीशन को हम बेटा चेंज करते हैं थोड़ा सा. 1 2 3 4 बेटा देखिए ये वाला तो बन गया है ना, ये तो रिपीट हो चुका है. ठीक है, ये रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको अब छोड़ दें. अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये ब्रांच 1 2 3 4 5 यहाँ पर, और ये बेटा इधर. अच्छा अगर आपको ये मसला आ रहा है ना कि सर ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसका हल है बेटा. उसका हल ये है कि आप नाम भी दे दें, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी.
आपको पता है स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम डिफरेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। इसका नाम बेटा देखिएगा, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन ओल। अब बेटा हम देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी इसमें, दो तो मैंने बना दिए, तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। ये बेटा देखें, अब दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है बेटा। ये डिफरेंट बना है या नहीं बना, बताएं जरा। यस हाँ जी बेटा, सर। डिफरेंट बना बना है different सर, बना है। इसका नाम different होगा, इसका नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो जो बेटा आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं उनके नाम डिफरेंट होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा बेटा, और भी और नहीं बन रहे, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। अब इसमें देखिए ये बड़ी कंफ्यूजन है, आपको इसमें बड़ा एहतियात करनी होगी कि आपको एग्जाम में कौन बताएगा जी कि बस और नहीं बन रहे, आपको बार बार चेक करना होगा। डिफरेंट इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, ड्रॉ करके आप सारी पॉसिबिलिटीज चेक करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ ये जाए। क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत टाइम लेते हैं, तो आप ये रेकमेंड नहीं करेंगे इनको कि आखिर में बेटा, पूरा पेपर इनको करने के आखिर में बाद करना है एंड में आपको। क्या करें? बिल्कुल आखिर में करना है ठीक है इस तरह सर। के क्वेश्चन, वरना आपका और सारा अगर टाइम ना हो खा सके तो बस तुक्का मार दो, अगर ना हो नहीं, सके तुक्का तो क्यों बस मार दो तुक्का ही भाई, मार दो। तो होंगे सही ठीक है लेकिन सर, टाइम ही ना रहे सर, अगर 1 मिनट रहता है तो 1 मिनट या 5-10 सेकंड रहते हैं तो क्या बंदा करेगा, तुक्का ही मार दे, क्या पता सही हो। बस फिर बेटा अब आगे तो, लेकिन कोशिश करना है अपना टाइम बेटा निकाल के रखना है। The diagram shows the टाइम structure of bromo compound that may be formed by the reaction with bromine. अच्छा बेटा, कि the diagram shows the structure of bromo compound that may be formed। बेटा ये ब्रोमो कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, दिस इज ब्रोमो कंपाउंड, इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। किससे बना है? बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद हाइड्रोकार्बन। ब्रोमीन और हाइड्रोकार्बन का बेटा रिएक्शन हुआ है। तो आपके ख्याल में बेटा ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है, मुझे बताएं। हाइड्रोकार्बन और ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है जी। सर सर फ्री एडिशन। एडिशन। नहीं, हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एडिशन की तरफ क्यों नहीं आएंगे भाई। फ्री रेडिकल नहीं होगा? नहीं, फ्री रेडिकल, चलो मैं ये कह रहा हूँ ये क्यों नहीं होगा भाई, क्या क्या नाम है इसका, मतलब इसके अंदर भी तो एडिशन हो सकती है ना एल्कीन में। वो इसलिए नहीं होगा बेटा, वो इसलिए नहीं होगा, एडिशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडिशन जब होती है ना, तो जो 2 कार्बन होते हैं उनमें हर कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा होता है। क्या यहाँ पर 2 एडजेसेंट कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है? नहीं सर। जब एडिशन होगी बेटा, जब मैं एडिशन करूंगा देखें, तो आपको दोनों कार्बन के ऊपर ब्रोमीन मिलेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक कार्बन पर ब्रोमीन ऐड होता है दूसरे पर नहीं होता, तो हर कार्बन पर होना चाहिए। तो इसलिए ये एडिशन नहीं है, कम से कम सब्स्टिट्यूशन है। और आपको देखें, अगर अल्कीन नहीं है तो फिर अल्केन है। अल्केन्स कौन से रिएक्शन देते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे ये बताएं, किसी के ज़हन में एडिशन वाला तो नहीं आ रहा कि एडिशन क्यों नहीं है भाई? एडिशन बेटा जब होती है ना अल्कीन के अंदर, तो आप चेक करें कि जो 2 कार्बन होते हैं दोनों के ऊपर हेलोजन लगा होता है। यहां पर आप देखें 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन नहीं आ रहा, एक इस कार्बन पर आ रहा है और एक तीसरे कार्बन पर आ रहा है। इसलिए दिस इज नॉट एडिशन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। सर वैसे भी वो था भी एल्केन, तो एल्कीन में अल्केन उसने बताया हुआ है, उसने बताया हुआ है बेटा अल्केन है। सर नहीं, लेकिन नजर आ रहा है कि एल्केन है, नजर आ रहा है साफ साफ एल्केन है, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ही ना। नहीं, वो तो addition कहाँ बेटा वो होगी? तो रिएक्शन के बाद का प्रोडक्ट लिखा है ना उसने। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, अच्छा। आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलुरिन इज शोन। ये या तो बेटा हार्मोन होगा या क्या चीज है। 2 R ग्रुप हैं, एक R और एक R डैश। इट मींस के दोनों डिफरेंट कार्बन चेन वाले हैं, राइट। इनर्ट ग्रुप हैं लेकिन, मतलब एल्केन्स हैं। स्ट्रोबिलुरिन इज फॉर्म्ड विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग कंपाउंड X। बेटा ये जो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो हीट कर रहा है ना इसको, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फौरन आपका जहन इधर क्लिक करना चाहिए, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
कंपाउंड X is then treated with hydrogen in the presence of nickel catalyst produce compound Y. बेटा पहले तो ये बताएं, जब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप एक अल्कीन है, आपने अल्कीन की तो कोई एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ी, एक फंक्शनल ग्रुप इसमें एस्टर है, क्या एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ी है या नहीं पढ़ी बेटा? हाँ बेटा बताइएगा। पढ़ी है सर। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेटा ये होती है कि उसमें आपको दोबारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ऐसे होगा, ये CH3OH आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड OOH आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझ आ रहा है कि एस्टर बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब कह रहा है फिर क्या किया कि आपने इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया तो जितने भी डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाएंगे बेटा। तो बताएं जब ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएंगे तो ऑप्शन ए की तरफ आपका ध्यान जा रहा है या नहीं जा रहा? बाकी भी देख लें। ये गलत, हाँ ये बेटा ये पार्ट इसने ठीक किया हुआ है, ये पार्ट इसने ठीक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ये थोड़ा सा मसला है। ठीक है, इसलिए डी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। ए क्यों ठीक है बेटा, फिर सुने। ए इसलिए ठीक है कि एस्टर की जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ये बेटा, और फिर जब उसने हाइड्रोजन पास करवाया तो ये सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, which compound produce a ketone when reflux with acidified K2Cr2O7? बेटा याद रखिएगा कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना वो कीटोन देते हैं। तो पेंटेन 1 ऑल बेटा ये देखें 5 कार्बन है, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल तो आपको बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ए इज रॉन्ग। ठीक है, अब बेटा मैं डायरेक्ट आंसर पर आ जाता हूँ, टाइम कम है। अगर 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 आपको देखने में भी नजर आ रहा है, ये देखिए कैसे, ब्यूटेन मीन 4 कार्बन राइट, ऊपर OH लगा हुआ है और कार्बन 3 पर मिथाइल लगा हुआ है बेटा ये। अब जरा देखिएगा ये बेटा इसका स्ट्रक्चर, आपको पता है कि जब भी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन H और OH से H और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बेटा बनेगा, ये बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3। बेटा देखिए इसमें ऑप्शन डी इज द आंसर, जिसमें आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में जा रहा है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है हीट अंडर रिफ्लक्स, और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 25, dibromopentenes can undergo double elimination reaction to produce hydrocarbon, which isomer produce only one hydrocarbon product? बड़ा ये इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से देखना है भाई। पहले 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन बनाते हैं जी, 1 2 3 4 5, 1,5 पर ब्रोमीन है। बेटा एलिमिनेशन याद है या भूल चुके हैं? एलिमिनेशन ये होती थी, एलिमिनेशन बेटा ये होती थी कि आपने अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। बेटा अगर आप इसमें डबल एलिमिनेशन करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन, which isomer produces only one hydrocarbon product? अगर यहां से करें ना सर ये ए होगा, ए होगा। मैं बताता हूँ, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। अगर आप यहाँ से निकालते हैं ना बेटा, ये HBr निकाल देते हैं इधर से, ठीक है, और यहाँ से भी HBr बेटा निकाल देते हैं ये, तो आपके पास ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ जिसमें मोर देन वन प्रोडक्ट बनेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए बेटा। जरा ये देखें, 1,4 डाइब्रोमोपेंटेन कर लेते हैं, 1,4 डाइब्रोमोपेंटेन, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, मैं 1 नोट पे करता हूँ, 1,4 डाइब्रोमोपेंटेन। ये आपको करके दिखाता हूँ, 1,4 डाइब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5, एक ब्रोमीन कार्बन 1 पर, एक ब्रोमीन कार्बन 4 पर। अब बेटा जरा चेक कीजिएगा कि यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट अब आपके पास बनेंगे,
कैसे? एलिमिनेशन करनी आपको पता है, अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, तो एक एलिमिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं और दूसरी एलिमिनेशन बेटा आप यहाँ से कर सकते हैं, इधर से। अब आपके पास देखिएगा प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर बेटा मैं ये ग्रीन वाला निकाल रहा हूँ, राइट, ग्रीन वाला निकाल रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH3, एक ये बेटा चांस है अगर मैं ग्रीन वाला ये जो मैंने मार्क किया यहाँ से निकालूं, और अगर मैं यहाँ से निकालूं बेटा फिर दोनों टर्मिनल्स पर आएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। उसने कहा था कि आपने ऐसे आप प्रोडक्ट बताना है जिसकी एलिमिनेशन से एक ही प्रोडक्ट बेटा बनेगा, राइट। बेटा मेरा ख्याल है कि यहीं पे भी हम ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। बाकी sir. आप Yes, sir. इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और सर एक छोटी